नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अस्त्र विज्ञान के इस चैनल पे, जहां पे आज हम लोग क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 पे मिले। और जो आपकी चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके ही आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे मिले हैं। लेक्चर नंबर 1 जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है लेक्चर नंबर 1 की, पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ये जो लेक्चर्स है समझ आएंगे आपको, ठीक है ना। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो थ्योरी पढ़ने वाले हैं, यानी आज जो है जो थ्योरिकल चीजें हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। बात रह जाएगी बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, डिटेल्ड, बिल्कुल डाउट नहीं रह जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। और आज जब इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना, तो आपको इस चैप्टर की जो है खुशबू मिल जाएगी, ठीक है ना। इस चैप्टर की जो खुशबू है पूरी खुशबू आप तक पहुंच जाएगी, और बैलेंसिंग की जो खुशबू है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप तक पहुंच जाएगी। और आज भी गाइस ट्रस्ट में, आप मेरे पर ट्रस्ट करो कि आज भी आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड में थैंक्स लिखे बिना नहीं जाओगे। सर क्या बात है सर, हमें आज से पहले चैप्टर इतना आसान नहीं लगा जितना आप लोग है। तो देरी ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारी सेल्फ राहुल शर्मा, और एक बार अगेन मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इस लवली चैनल एसफुल विज्ञान पर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। सर क्या होता है प्रेसिपिटेट? देखो, प्रेसिपिटेट उन्हें कहते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। मतलब सर जो वाटर में यानी पानी में बढ़िया तरीके से घुलते नहीं है ना, वो होते हैं हमारे प्रेसिपिटेट। समझ आई मेरी बात? यानी कि ये बहुत मतलबी आदमी होते हैं मतलबी होते हैं बहुत ही। वाटर में घुलते नहीं है यार, बताओ, वाटर का गिलास छोड़ जाते हैं, गलत बात नहीं तो, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, फॉर्म होता है, वो हमारा कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखा ना, डेफिनेशन पढ़ लेना। एनी रिएक्शन जिसमें प्रोड्यूस होता है प्रेसिपिटेट, फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और प्रेसिपिटेट क्या, जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या है? प्रेसिपिटेट। क्लियर होगी बात? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना साथ साथ में, ठीक है। अब देखो कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई थी बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखो, जब एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, किसमें? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, तो हम लोग उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर होगी मेरी बात? अब देखो, अब क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन? एक सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में तोड़ने के लिए हमें उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो होगी वो हीट की फॉर्म में होगी। तो वो कहलाता है हमारा क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर होगी? मान लो कोई ए बी सब्सटेंस है, इसको मैंने तोड़ा, इसको मैंने ब्रेक डाउन किया ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में, लेकिन इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी जो होगी वो हीट की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी? हीट की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी? हीट की फॉर्म में होगी। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर एग्जांपल बता दो, तसल्ली रखो। देख क्या होता है एग्जांपल, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को जो है, इसको हीट दी हमने, एनर्जी दी, और ये टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं क्विकलाइन, ठीक है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं? लाइमस्टोन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और एक चीज और बताता हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड का जो यूज किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट वगैरह जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। क्लियर हो गई थी बात? बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखो कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। किसमें रिलीज होती है? जब प्रोडक्ट बनते हैं। देखो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कि जब प्रोडक्ट बनते हैं ना, जैसे रिएक्टेंट के मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, प्रोडक्ट बनते हैं, तो उन प्रोडक्ट में जो क्या होता है, उन प्रोडक्ट को बनने में हीट जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वेस्ट होती है, वो हमारी कहलाती क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद एग्जांपल भी देख लो पहले, जैसे CH4 गैस है, O2 भी एक गैस है,
और जब यहाँ से हीट, जब ये देखो ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, ये क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स इनके बनने के लिए, इनके जब ये बनते हैं तो एनर्जी जो है ना, एनर्जी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। तो वो हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब, क्या होता है एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और थर्मिक का मतलब होता है हीट कह लो या फिर एनर्जी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस, अब यहां से पता चल गया, ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी यानी कि हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, यानी एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, इसके अंदर वेस्ट होती है और इसके अंदर यानी एंडोथर्मिक में ली जाती है, एनर्जी खींची जाती है, वो हमारी कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन लिख देता हूं, चलो आप सभी के लिए, मैंने लिखी नहीं, ठीक है ना। चलो रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस in which energy या heat, energy is absorbed, क्या होती है absorbed are called endothermic reactions, ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल बता दो, एग्जांपल जैसे कि इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि यार आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूं, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मेल्टिंग आइस, ड्राई आइस एटसेट्रा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। क्लियर होगी मेरी बात? तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो प्यारे बच्चों, जल्दी से ले लो, मेरे प्यारे मित्रों जल्दी से ले लो। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, ऑक्सीडेशन ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लेते हैं, अपने पास खींचते हैं पकड़ के, वो कहलाते हैं हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नहीं समझ आया? सुनो, अगर कभी पूछ ले कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो ऑक्सीडेशन जिसके अंदर देखो लिखा है ना ऑक्सी का मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लेते हैं, खींचते हैं, वो हमारे होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसका लो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। अभी ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन कुछ देर क्या हुआ, जब इनको हमने हीट दी तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर ने ऑक्सीजन को ले लिया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, तो ऐसे कह सकते हो ऑक्सीजन ने कॉपर को ले लिया, कॉपर ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कॉपर भी आ गया, ठीक है। ये ऐसे कह सकते हो कि इसने कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया, तो इस जो कॉपर सब्सटेंस था इसके पास ऑक्सीजन भी आ गया, यानी ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, सुनो देखो, रिडक्शन, सुनो मेरी बात, रिडक्शन, रिड्यूस, RUDC, रिड्यूस, यहाँ पे लिखा है ना रिड्यूस, जहां पे ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, खत्म होता है, रिड्यूस का मतलब ये होता है ना खत्म होना, रिड्यूस होता है, रिमूव होता है, वो हमारे कहलाते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं या लॉस करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो गई कैसे आपको पता लगाना? ऑक्सीडेशन में ऑक्सी को देखना है और रिडक्शन में RUDC, रिड्यूस को देखना है, ठीक है। क्लियर हो गई, समझ गए मेरी बात? ठीक है। इसके बाद एग्जांपल देखो, ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो CuO प्लस H2 मिलने के बाद कॉपर प्लस H2O बना दी। यहाँ पे क्या हुआ अभी समझाता हूँ, कैसे यहाँ पे रिडक्शन हुई। यहाँ पे समझ आ गया था ना कैसे ऑक्सीडेशन हुई है, अब यहाँ पे समझाता हूँ कैसे रिडक्शन हुई है। देखो CuO प्लस H2, यहाँ पे हम रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लूज होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो कॉपर था, कॉपर के पास अभी ऑक्सीजन था, लेकिन हीट देने के बाद कॉपर के पास से ऑक्सीजन हट गया, यानी कि रिमूव हो गया, हट गया, ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर होगी? तो ये हमारी रिडक्शन हो जाता है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो भी समझाता हूँ।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अब देखो बेटा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। क्या होता है सर रेडॉक्स रिएक्शन? तसल्ली रखो, सब समझ आएगा। देखो रेड 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 रेड, रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों एक ही जगह हो जाए या एक साथ हो जाए, ऐसी रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे था कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स टू द कॉपर प्लस वाटर यानी H2O। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे आप कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन कैसा किसका हुआ? तो बताता हूँ कैसे आप लोग जो ये समझ सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन चला गया, और ऑक्सीजन चला गया यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो गया। तो लॉस होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है गाइस। इसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ चुका है, और ऑक्सीजन का आ जाना, ऑक्सीजन का खींच लेना, ऑक्सीजन का आ जाना क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इस तरीके से, इतने प्यारे तरीके से आप समझ सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन को। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों, जल्दी से ले लीजिए। अब हम लोग ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है उसका हमारे डेली लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो समझते हैं। तो देखो दो चीजें होती है, पहला होता है कोरोजन और दूसरा होता है रेंसिडिटी। एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं। पहले समझो कोरोजन क्या होता है। देखो जब मेटल जो है, कोई मेटल कोई भी, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो मेटल हो, कोई भी हो सकता है, पीतल तांबा चांदी जो भी हो, जब वो एसिड वगैरह या फिर मॉइस्चर वगैरह, वाटर वगैरह के संपर्क में आता है, मॉइस्चर हो गया, एसिड्स हो गए, इन सारी चीजों की, कोई मेटल है, जब वो मॉइस्चर, एसिड, ठीक है, एयर वगैरह के जो संपर्क में आता है, संपर्क में आने का मतलब जब वो उसके अटैक में आता है यानी कि संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि वो चीजें कोरोज हो जाती हैं। कोरोज कहने का मतलब जंग खा जाती है। जैसे आयरन है, आयरन जब मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, इन सारी चीजों के संपर्क में आता है, ठीक है ना, तो क्या होता है? वो जंग खा जाता है। आपने देखा होगा वो कोरोज हो जाता है, जंग खा जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा कोरोजन। अब कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल, जब भी कोई मेटल जो है अटैक्ड होता है किसी सब्सटेंस के द्वारा मॉइस्चर, एसिड वगैरह के संपर्क में आकर, ठीक है ना, तो वो हमारा कहलाता है कोरोजन, क्योंकि वो कोरोज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जब सिल्वर वगैरह एसिड या फिर मॉइस्चर वगैरह के संपर्क में आता है ना, तो उसके ऊपर ना ब्लैक सी कोटिंग यानी परत जमने लगती है। आपने देखा होगा कॉइन सिक्का होता है, उसमें कभी कभी आपने देखा होगा कोई पुराना सिक्का होता है तो क्या होता है उसके ऊपर ब्लैक सी जो लेयर सी बनने लगती है, आपने देखा होगा कई बार। तो ये किसके कारण होती है? ये कोरोजन के कारण ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो मॉइस्चर, एसिड वगैरह के संपर्क में आ जाता है, एयर के संपर्क में आ जाता है ना, इसलिए, ठीक है। और जैसे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन लेयर जो होती है वो जो है जम जाती है, तो ये भी होता है कोरोजन के कारण ही। और जैसे कील वगैरह होती है, लोहे की चीज होती है, वो जंग खा जाती है, वो भी किसके कारण होती है? कोरोजन के कारण, ठीक है, समझ आ गया। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद इफेक्ट में आपको बताता हूँ कि कोरोजन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी डेली लाइफ पे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग रेंसिडिटी समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखो कि कोरोजन जो होता है, कोरोजन तो वो क्या मतलब कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी मेटल के ऊपर। तो जैसे कि डैमेज टू कार की जो बॉडीज होती है वो डैमेज हो जाती है, और ब्रिजेस जो होते हैं वो आयरन की जो मेटल के ब्रिज होते हैं, ब्रिज पुल, वो कई बार डैमेज हो जाते हैं। आयरन की रेलिंग्स डैमेज हो जाती है। शिप्स यानी कि जो जो चीजें मेटल से बनी होती है वो सारी चीजें डैमेज हो जाती है, कोरोज हो जाती है कोरोजन के कारण, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद अब सेकंड है रेंसिडिटी का मतलब आपने देखा होगा जब व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम rancid एंड देयर स्मेल्स एंड टेस्ट चेंज। देखो
जब कोई फैट वाला खाना या ऑयल वाला जो कोई फूड होता है, जब उसको कोई लॉन्ग टाइम के लिए, लंबी समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो रेंसीड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेंसीड, यानी कि उसकी स्मेल में कई बार चेंज आ जाता है, उसके टेस्ट में भी चेंज हो जाता है, जैसे कि बासी खाना। सुना होगा ना, आपने रात में रोटी बनाई, सुबह तक वो बासी हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके अंदर रेंसिडिटी आ जाती है, वो खाना रेंसीड हो जाता है, तो उसकी स्मेल में भी चेंज हो जाता है, उसके टेस्ट में भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज हमारी कहलाती है रेंसिडिटी। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? सुनो, रेंसिडिटी जो है उसको रोका कैसे जा सकता है? आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह आप खरीदते हो, ठीक है, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, तो वो चीज उसके अंदर भी तो ऑयल्स वगैरह होते हैं ना, ऑयल वगैरह, फैट वगैरह होता है चिप्स के अंदर। जब आप चिप्स खाते हो तो वो खराब क्यों नहीं होते? कि इतने लंबे समय के लिए जब उनको छोड़ा जाता है दुकानों पे, वो रखे रहते हैं शॉप पे, तो वो क्यों नहीं खराब होते सर? तो इसका कारण ये होता है कि जिस पैकेट में वो रखा होता है ना, उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए ताकि वो जो खाना है, वो जो फूड है, वो जो चिप्स है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ सके। ठीक है ना? इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस, कुरकुरे का पैकेट हो, चिप्स का पैकेट हो, इन सारी चीजों के अंदर ऑक्सीजन की जो गैस है, सॉरी, नाइट्रोजन की जो गैस है वो भरी जाती है, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ जाए। तो इस तरीके से हम उसको हम रोक सकते हैं, रेंसिडिटी को। ठीक है ना? यानी नाइट्रोजन गैस मिला के, मसाले वगैरह मिलाकर हम रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। ठीक है? इसके बाद कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है? तो लोहे की कोई चीज है उसके ऊपर पेंट कर दो, है ना? इस तरीके से कोरोजन वगैरह को रोका जा सकता है। तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से ले लिया गाइस। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि जो अगला लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, और पूरा ये चैप्टर जो है जड़ से खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर का जड़ से सफाया हो जाएगा। तो चलिए अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत। लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय।